वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एलटीआई सिस्टम और कन्वोल्यूशन के बेसिस पे पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं पिछले 30 इयर्स की बात करूं तो कुल मिला के आपसे 18 क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स के मिलाकर पूछे गए हैं गेट के प्रीवियस ईयर्स में। तो इन क्वेश्चंस को एक एक करके जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उनसे इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो हम सॉल्व करेंगे वो आपसे गेट 1990 में 1990 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। क्या है क्वेश्चन? गिवन है द इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड द एक्साइटेशन फंक्शन of a LTI, that is linear time invariant causal system, is shown below. The output of the system at t equal to 2 second is equal to, यानी आपको एक LTI गिवन है सबसे पहले कि जो सिस्टम है वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट है, और साथ में यह भी गिवन है कि वो सिस्टम जो है वो आपका कॉजल है। वो आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो क्योंकि उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स सिर्फ पॉजिटिव हाफ के लिए, टाइम के पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। आपको यह बताना है कि अगर एच ऑफ टी हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स है और एक्स ऑफ टी हमारा इनपुट है तो जो आउटपुट आएगा वाई ऑफ टी उसकी वैल्यू टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे किसके बराबर होगी। तो क्योंकि यहां साफ साफ मेंशन है कि आपका गिवन सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट है तो हम जानते हैं आउटपुट और इनपुट के बीच का रिलेशनशिप। हम यह जानते हैं कि हम लिख सकते हैं वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विथ एच ऑफ टी। वाई टी जो होगा वो एक्स टी और एच टी का कन्वॉल्यूशन होगा, यह तो हम जानते हैं। अब मेरे को क्या पूछा गया है? क्या मेरे को कंप्लीट वाई टी का इक्वेशन निकालना है? जी नहीं, मेरे को वाई ऑफ टू की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। एक तो राइट नाउ कन्वॉल्व कर दूं, या दूसरा इसको लैप्लास डोमेन में ले जाऊं और उसके बाद सॉल्व करूं। लैप्लास डोमेन में ले जाके सॉल्व करना काफी आसान है, मगर क्योंकि अभी मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन डिटेल नहीं पढ़ाया तो वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी हम इसको नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन के तरीके से ही सॉल्व करना सीखते हैं। तो गिवन है yt इज इक्वल टू एक्स टी कन्वॉल्यूशन विथ एच टी। अगर मैं कन्वॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला मैं जानता हूं, फॉर्मूला हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू टी y ऑफ t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा जहां टाउ आपका एक डमी वेरिएबल है और वाई टी का ये वाला टी आपका लिमिट पे है। तो अभी मेरे से पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? y2 की वैल्यू निकालनी है। तो y2 की वैल्यू क्या होगी? y2 की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी टू 2 x ऑफ 2 h ऑफ, जहां जहां t है वहां वहां मैं 2 रख दूंगा, जहां जहां टाउ है वहां 2 नहीं रखेंगे, जहां जहां t है वहां 2 रखेंगे क्योंकि yt इक्वल टू 2 है ना। तो ये मैं यहां पे 2 नहीं रखूंगा, यहां पे हमारा टाउ ही रहेगा। x ऑफ टाउ h ऑफ 2 माइनस टाउ डी टाउ, ये मैंने लिख दिया और इसे मुझे इंटीग्रेट कर देना है। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाऊं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पे एक रेक्टेंगुलर और एक ट्राइएंगुलर पल्स को आपको कन्वॉल्व करना है, इसीलिए मैं फॉर्मूले से जा रहा हूं। अगर दो रेक्टेंगल होते तो जो शॉर्टकट पढ़ा था उसी से सॉल्व कर लेते हम, कोई दिक्कत ही नहीं थी। या दोनों रेक्टेंगल सेम साइज के होते या डिफरेंट साइज के होते, उससे अपने को अफेक्ट नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली कन्वॉल्व कर लेते। मगर क्योंकि रेक्टेंगल और ट्राइंगल दिया है इसीलिए मैं फॉर्मूले से जा रहा हूं। इसके अलावा मैं इसको yt इज इक्वल टू एक्स टी कन्वॉल्व विथ एच टी की जगह एच टी कन्वॉल्व विथ एक्स टी भी लिख सकता था। क्यों? क्योंकि कन्वॉल्यूशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। मगर अगर मैं वैसा लिखता तो ये x ऑफ t माइनस टाउ होता और यहाँ पे x ऑफ 2 माइनस टाउ लिखते, रिजल्ट दोनों तरीके से आता। मगर ये बताइए h ऑफ 2 माइनस टाउ निकालना आसान है या x ऑफ 2 माइनस टाउ? सिंपल सा हम देख रहे हैं h एक रेक्टेंगुलर पल्स है, उसका 2 माइनस टाउ करना ज्यादा आसान है
एज कंपेयर टू एक्स ऑफ टू माइनस टाउ करना, इसीलिए मैंने एच को बाद में रखा। अब मान लो किसी और क्वेश्चन देता, अगले साल आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए जहां ये आपका इनपुट है और ये आपका इंपल्स रिस्पॉन्स है, तो मैं क्या कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे एक्स ऑफ टू माइनस टाउ कर दूंगा। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, आसानी से सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। चलिए, तो एच ऑफ टी यहाँ पे है, पहले एच ऑफ टी माइनस टाउ प्लॉट करके देख लेते हैं होगा कैसे। तो एच ऑफ टी आपका ये है। अब एक मिनट, अब मैं प्लॉट करना चाहता हूं आपका एच ऑफ टू माइनस टाउ को। कैसे प्लॉट कर सकते हैं जरा इसकी बात करते हैं। तो अगर मुझे यहां पे देखा जाए तो क्या करना है, यहां पे आपका शिफ्टिंग भी हो रहा है और स्केलिंग भी हो रहा है, साथ में टाइम रिवर्सल भी हो रहा है। तो जब शिफ्टिंग और स्केलिंग दोनों हो तो पहले क्या करना चाहिए, आप चाहें तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मगर जब दोनों साथ में हो तो पहले शिफ्टिंग कर लो और बाद में उसको स्केल कर लेना, ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये मैं आपको बेसिक क्लास में बता चुका हूं। तो सबसे पहले मैं इसको +2 से शिफ्ट कर देता हूं। तो 0, 1 और 6 है और मुझे +2 से 6 इसे शिफ्ट करना है। तो शिफ्टेड की अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो आपका ओके +2 से शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो इस साइड आ जाएगा। जो 0 था वो आपका -2 हो जाएगा, जो 6 था वो आपका 4 हो जाएगा और एम्पलीट्यूड 1 हो जाएगा। तो ये जो कर्व मैंने बनाया अभी, ये कर्व है मेरा एच ऑफ टी +2 के बराबर। मैंने आपका +2 से इसको शिफ्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, स्केल कर देना है -1 से, क्योंकि माइनस टाउ +2 है ना, तो स्केल कर देंगे -1 से, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगर हम स्केल करना चाहते हैं -1 से, तो ये आपका -2 की जगह -4 से स्टार्ट हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा ये आपका 2 पे। यानी -4 से स्टार्ट होगा और 2 पे आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके आगे इसकी वैल्यू 0 होगी। यानी अगर मैं h ऑफ 2 माइनस टाउ की बात करूं, तो h ऑफ 2 माइनस टाउ जो है वो आपका सिर्फ -4 से 2 के बीच में लाई कर रहा है और बाकी हर जगह इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। और -4 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू किसके बराबर है, -4 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, y ऑफ 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -4 से 2, -4 से लेकर 2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि बाकी हर जगह तो h ऑफ 2 माइनस टाउ की वैल्यू 0 है। x ऑफ टाउ इंटू 1, क्योंकि -4 से 2 के बीच में उसकी वैल्यू 1 है, इंटू 1 इंटू डी टाउ। यानी बेसिकली अगर ये जो आपका x ऑफ टाउ है, इसको मैं -4 से 2 के बीच में इंटीग्रेट कर दूं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर का एरिया निकाल लेते हो। तो अगर मैं अब इसका एरिया निकालना चाहता हूं -4 से 2 के बीच में, तो -4 से 0 के बीच में तो इसकी वैल्यू 0 है। यानी एरिया बेसिकली मेरे को 0 से 2 के बीच में निकालना है, जो कि एक ट्राइएंगल है। और ट्राइएंगल का एरिया हम जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस हो गया 2 और हाइट हो गया 1/2, 2 कैंसिल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2 के बराबर। डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में मैंने एक्चुअली किया क्या, इस क्वेश्चन में मेरे को आउटपुट पूछा गया था और आउटपुट एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पूछा गया था। कंप्लीट कन्वोल्यूशन की मुझे जरूरत नहीं थी, तो मैंने कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला लगा लिया और -∞ टू दैट वैल्यू, बिकॉज y ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी थी, इसीलिए हम -∞ से लेकर 2 तक गए। और x ऑफ टाउ
मल्टीप्लाइड बाई एच ऑफ टू माइनस टाउ। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी किया है, एच टी कन्वोल्यूशन एक्स टी नहीं किया है। अदरवाइज कैलकुलेशन में मुझे डिफिकल्टी आती, अदरवाइज मुझे आपको ट्रांसफॉर्म करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता, उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, आप कर सकते थे, मगर सिंप्लीफाई करने के लिए जो सबसे सिंपल ग्राफ है उसे क्यों ना हम एच टी मान लें, ताकि एच ऑफ टी माइनस टाउ उसे हमें स्केल और शिफ्ट करना आसान रहे। और उसके बाद हमने सिंपल सा इंटीग्रेट करके एरिया निकाल लिया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे 1995 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। स्टेटमेंट गिवन है, लेट एच ऑफ टी बी द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। यानी एच ऑफ टी जो है आपका यहाँ पे गिवन है कि वो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है, और सिस्टम भी आपका एलटीआई है, यानी आप जानते हैं फॉर्मूला आपका लग चुका है, वाई टी इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट कन्वॉल्यूशन विथ एच टी इम्पल्स रिस्पॉन्स। देन द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर एनी इनपुट यू ऑफ टी इज। तो अगर मैं कोई इनपुट दे रहा हूं यू ऑफ टी, ध्यान दीजिए यहाँ यू ऑफ टी यूनिट स्टेप है, तो आपसे पूछा जा रहा है अगर मैं कोई इनपुट आपको दे रहा हूं यू ऑफ टी विच इज नथिंग बट यूनिट स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो सिस्टम का आउटपुट क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर मेरे को वाई टी निकालना है, तो अभी थोड़ी देर पहले फिर से हमने पढ़ा था वाई टी इज इक्वल टू कन्वॉल्यूशन ऑफ एच टी एंड यू टी, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू टी एच ऑफ टी एच ऑफ टाउ यू ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, वाई टी इज इक्वल टू एच ऑफ टी कन्वॉल्यूशन विथ यू ऑफ टी, एच ऑफ टी कन्वॉल्यूशन विथ यू ऑफ टी। और उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, फिर से यहां देखो, फिर से मैं चाहता तो वाई टी इक्वल टू यू ऑफ टी कन्वॉल्यूशन एच ऑफ टी लिखता, मगर अगर मैं यू ऑफ टी कन्वॉल्यूशन एच ऑफ टी लिखता तो फॉर्मूले में एच ऑफ टी माइनस टाउ आता, मगर ऑप्शंस में मैं देख रहा हूं एच के साथ टी माइनस टाउ नहीं है, ऑप्शन में यू के साथ टी माइनस टाउ है, इसीलिए मैंने एच टी कन्वॉल्व विथ यू टी लिखा, और हमारा फॉर्मूला माइनस इन्फिनिटी टू टी एच टाउ यू ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ बन गया। अब यहां पे मुझे आपको रिस्पॉन्स की वैल्यू बतानी है कि किसके बराबर होगी। ध्यान दीजिए, यूनिट स्टेप जो होता है वो t ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होता है, t लेस देन 0 के लिए 0 होता है। यानी ये जो माइनस इन्फिनिटी टू t है, ये लिमिट आपका यूनिट स्टेप के चलते ऑटोमेटिकली 0 से t हो गया। क्यों? क्योंकि t की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो ये वाला पार्ट आपका 0 के बराबर है, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। देयरफॉर yt इज इक्वल टू h टाउ integration of h tau into u of t minus tau from 0 to t. So the correct answer will be option number A. आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A के बराबर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको गिवन है, the unit impulse response of a linear time invariant system is the unit step function ut। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आपको बोला जा रहा है, एक एलटीआई सिस्टम है जिसका यूनिट इंपल्स रिस्पांस यानी जिसका इंपल्स रिस्पांस एच ऑफ टी की वैल्यू यूटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो वर्ड्स को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको बोला गया है कि इंपल्स रिस्पांस जो आ रहा है वो खुद ही यूनिट स्टेप के बराबर है। फॉर टी ग्रेटर देन 0 द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम to an excitation e to the power minus 80 ut for a greater than 0 will be। अगर टाइम की वैल्यू मैं ग्रेटर देन 0 के लिए कंसीडर कर रहा हूं तो आउटपुट क्या होगा। रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम मतलब आपका आउटपुट पूछा जा रहा है, अगर एक्साइटेशन यानी इनपुट हमारा e to the power minus 80 ut है तो। अब जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप देखो तो आपको एक एलटीआई सिस्टम दिया है कुछ इस तरीके का। एलटीआई सिस्टम में 3 पार्ट्स होंगे, इनपुट होगा, इंपल्स रिस्पांस होगा और आउटपुट होगा। आपको गिवन है इसका इंपल्स रिस्पांस जो है वो आपका यू ऑफ टी है, तो यानी इंपल्स रिस्पांस जो है वो आपका यू ऑफ टी है, और एक्साइटेशन यानी जो इनपुट है वो आपका e टू द पावर माइनस 80 यू ऑफ टी है, और फॉर टी ग्रेटर देन 0 ही आपको कंसीडर करना है। फॉर टी ग्रेटर देन 0 साफ साफ बोला गया है। तो आपसे पूछा गया है
कि इसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, इसके आउटपुट की वैल्यू आपको बतानी है। अब सिंपल सा हम जानते हैं, क्योंकि गिवन है कि हमारे पास लीनियर टाइम इनवेरिएंट एलटीआई सिस्टम है, तो जो आउटपुट होगा जिसे राइट नाउ मैं yt से डिनोट करता हूं, तो yt इज इक्वल टू इनपुट कन्वॉल्व विथ इट्स ट्रांसफर इट्स कन्वॉल्यूशन कर रहे हैं तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ, यानी e टू द पावर माइनस at u ऑफ t का कन्वॉल्यूशन मैं कर रहा हूं u ऑफ t के साथ, ये हमारा आपका आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी। फिर से इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो लैप्लास डोमेन में ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से लाके सॉल्यूशन लाएंगे। ये तरीका हम आगे जब लैप्लास पढ़ लेंगे तब इस तरीके से सॉल्व करेंगे। राइट नाउ मुझे कन्वॉल्यूशन करना है, और कन्वॉल्यूशन के शॉर्टकट्स में मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर आप यूनिट स्टेप से किसी भी फंक्शन को कन्वॉल्व करते हो, इसका मतलब आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से t के बीच में, यानी ये चीज आपका कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t के बीच में e टू द पावर माइनस at ut को आप इंटीग्रेट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। और क्योंकि ut है इसीलिए वो 1 हो जाएगा फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए, एंड 0 हो जाएगा फॉर t लेस देन 0 के लिए। तो इसे अगर मैं इंटीग्रेट कर लूं तो e टू द पावर माइनस at का इंटीग्रेशन तो आपका e टू द पावर माइनस at ही होगा, बस डिवाइडेड बाई में माइनस a हो जाएगा। लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा, लिमिट हमारा 0 से t के बीच में होगा। अब अगर मैं इसकी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस a ऑफ t माइनस में e टू द पावर 0। अब e टू द पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सो 1 डिवाइडेड बाई माइनस a। अगर माइनस को मैं अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 बाई a मल्टीप्लाइड बाई माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस at के बराबर। और आप अगर देखो तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यही बता रहा है, 1 बाई a 1 डिवाइडेड बाई a होल मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस e टू द पावर माइनस at। सो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ईयर 2000 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या है, गिवन है लेट u ऑफ t बी द स्टेप फंक्शन which of the waveforms in the figure correspond to the convolution of u of t minus u of t minus 1 with u of t minus u of t minus 2। यानी आपसे बोला जा रहा है कि u of t एक यूनिट स्टेप फंक्शन है और आपको दो फंक्शन सबसे पहले बनाना है, एक ut माइनस 1 और एक ut माइनस 2, और इन दोनों को कन्वॉल्व कर देना है। तो चलिए पहले फंक्शंस बना लेते हैं, देख लेते हैं ग्राफिकली कैसा बनेगा। सबसे पहले हम u ऑफ t प्लॉट करते हैं, फर्स्ट वाला प्लॉट करते हैं। तो u ऑफ t t इक्वल टू 0 से आगे बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा, u ऑफ t माइनस 1 से उसे घटा देना है, यानी 1 पे जाके वो आपका 0 पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला फंक्शन 0 से 1 के बीच में, और इसकी एम्पलीट्यूड हो जाएगी 1 के बराबर में। अब दूसरा फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा है आपका u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 2। अब u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 2 अगर आप प्लॉट करोगे तो वो आपका स्टार्ट होगा t इक्वल टू 0 से, और कहाँ तक जाएगा वो आपका t इक्वल टू 2 तक, क्योंकि u ऑफ t माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, से घटा रहे हैं, इसीलिए ये आपका 0 से स्टार्ट हुआ और 2 तक गया, और इसकी एम्पलीट्यूड भी 1 के बराबर हुई। यानी अब इन दोनों को आपको कन्वॉल्व करना है। तो दो रेक्टेंगुलर पल्सेस हैं और उनको आपको कन्वॉल्व करना है। ये शॉर्टकट तो हम सीख चुके हैं, कई बार सीखा है हमने, तो जल्दी से शॉर्टकट से इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, लोअर लिमिट जो होगा आपका इन दोनों के लोअर लिमिट का सम 0 प्लस 0 0 के बराबर, अपर लिमिट इन दोनों के अपर लिमिट का सम 1 प्लस 2 3 के बराबर होगा। इसके बाद हम आपका ट्रायंगल बनाएंगे या ट्रेपेजॉइड बनाएंगे, क्योंकि विड्थ अलग अलग है इसीलिए ट्रेपेजॉइड बनेगा। और ट्रेपेजॉइड का जो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, तो स्मॉलर विड्थ ऐड कर देना है। तो 0 प्लस 1 एक बार 1 हो जाएगा, और एक बार 3 माइनस 1 2 के बराबर हो जाएगा। यानी हमारा जो ग्राफ बनेगा वो 0 से 1 तक इंक्रीज होगा, फिर 1 से 2 तक कांस्टेंट रहेगा, और 2 से 3 में आपका फिर से डिक्रीज हो जाएगा। यहां तक तो हम आ गए। अब इसके बाद आपको ये बताना है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां तक होगी। मगर अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको वो निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों,
क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ट्रेपेजॉइड बन रहा है जो 0 से 1 के बीच में इंक्रीज कर रहा है, 1 से 2 में कांस्टेंट हो रहा है, 2 से 3 में डिक्रीज कर रहा है। आंसर तो आपको ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। मगर एक बार ये जो वैल्यू है वो भी निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों के एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 1 रिजल्ट 1 आया, यानी आपका स्लोप 1 होगा। स्लोप 1 है और 1 यूनिट भी जा रहे हैं, यानी हाइट भी आपका 1 ही होगा। अगर ये 1 इंटू 2 होता तो यहाँ पे 1 यूनिट पे वैल्यू 2 तक चली जाती, इसकी हाइट 2 के बराबर हो जाती। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये 2 मार्क्स का पूछा गया था गेट 2000 में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे गेट 2000 में ही 2 मार्क्स का पूछा गया है। स्टेटमेंट गिवन है, द इम्पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ 4 लीनियर सिस्टम S1 S2 S3 S4, इस बार एक नहीं 4 लीनियर सिस्टम आपको गिवन है, आर गिवन रिस्पेक्टिवली बाई H1t H2t H3t एंड H4t। यानी आपको 4 इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है। क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स है यानी एक बात समझ लीजिए कि चारों के चारों सिस्टम LTI ही होंगे, तभी तो इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट ही कर रहा है। तो H1 H2 H3 H4 आपको गिवन है। पूछा गया है वेयर u ऑफ t इज द यूनिट स्टेप फंक्शन, ut आपका एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। विच ऑफ दिस सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, कॉजल एंड स्टेबल। यानी आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स देख के यह बताना है कि इनमें से कौन सा आपका टाइम इनवेरिएंट होगा, कॉजल होगा और स्टेबल होगा। तो चलो सबसे पहले सबसे सिंपल वाला कॉजैलिटी चेक कर लेते हैं। क्यों? कॉजैलिटी का मतलब हम जानते हैं एक सिस्टम कॉजल तभी होगा अगर उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं। क्या ये ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, इसकी वैल्यू लेस देन 0 पे भी है, तो H1t तो नहीं होगा। यहाँ ut से मल्टीप्लाइड है, यहाँ ut से मल्टीप्लाइड है, यहाँ ut से मल्टीप्लाइड है, यानी जी हाँ H2 H3 H4 सिर्फ t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी फंक्शन को ut से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब यह हो गया कि t लेस देन 0 के लिए आप 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो t लेस देन 0 के लिए उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और t ग्रेटर देन 0 के लिए आप 1 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो t ग्रेटर देन 1 के लिए उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। तो एक बात तो क्लियर हो गया, आंसर या तो H2 होगा, या तो H3 होगा, या तो H4 होगा। टाइम इनवेरिएंसी भी आप चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, मगर क्योंकि आपका गिवन ही है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स है यानी उन्हें टाइम इनवेरिएंट तो होना ही चाहिए। बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो इम्पल्स रिस्पॉन्स से हम कैसे निकालते हैं कि एक सिस्टम स्टेबल है या नहीं। अगर एरिया अंडर द इम्पल्स रिस्पॉन्स आपका फाइनाइट आता है, लेस देन इंफिनिटी आता है, तो हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो आपका स्टेबल है। अब जरा प्लॉट कर लेते हैं। अगर H2t को मैं प्लॉट करूं तो H2t कुछ इस तरीके का दिख रहा है, यूनिट स्टेप है। और अगर मुझे कोई इसके अंदर का एरिया की बात करे तो एरिया तो इन्फिनिटी हो जाएगी ना, यानी ये स्टेबल तो नहीं है। अगर H3t की बात करूं तो H3t आपका कैसा दिखेगा, u ऑफ t बाई टी, यानी यूनिट स्टेप को मैं t से डिवाइड कर दूंगा। जब यूनिट स्टेप की वैल्यू मान लो 0 के करीब है, 0.1 है, तो u ऑफ t डिवाइडेड बाई t मुझे करना है। तो t इक्वल टू 0.1 पे मैं देख रहा हूं, तो t इक्वल टू 0.1 पे यूनिट स्टेप की वैल्यू तो आपकी 1 ही होगी। यूनिट स्टेप की वैल्यू 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाई 0.1, यानी इसकी वैल्यू 10 होगी। और अगर t इक्वल टू 0.01 पे देखूं तो इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। t इक्वल टू 0.0001 पे देखूं तो इसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी। मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम t इक्वल टू इंफिनिटी पे जाए तो इसकी वैल्यू 1 बाई इंफिनिटी 0 के बराबर होगा। यानी जो कर्व होगा अगर मैं उसे प्लॉट करने की कोशिश करूं तो वो 0 पे इंफिनिटी के करीब जाएगा और इंफिनिटी पे वो 0 के करीब जाएगा। क्योंकि 0 पे वो इनफाइनाइट टच कर रहा है, इसीलिए इस कर्व के अंदर का जो एरिया हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। यह जो H3t है वो आपका बाउंडेड नहीं होगा, वो आपका स्टेबल नहीं होगा। अब चलते हैं H4t की तरफ। H4t आपको गिवन है e टू द पावर -3t u ऑफ t। अब आपको e टू द पावर -3t u ऑफ t प्लॉट करना है, और क्योंकि e टू द पावर -3t है इसीलिए डिक्रीजिंग कर्व होगा, एंड t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू e टू द पावर 0 यानी 1 के बराबर होगी।
और उसके बाद वो आपका डिक्रीज करते हुए इन्फिनिटी पे उसकी वैल्यू 0 के करीब आ जाएगी। तो बेसिकली आप देख सकते हो इसके अंदर का जो एरिया है वो फाइनाइट होगा, लेस देन इन्फिनिटी होगी, यानी सिर्फ H4T जो है वो आपका एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट कॉजल एंड स्टेबल सिस्टम होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, S4। द सिस्टम S4 carries all the properties that is linear time invariancy, causality and stability। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कन्वोल्यूशन। बहुत सिंपल है मगर कई बार बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। इन डिटेल में आपको प्रीवियस लेक्चर में भी इसे समझा चुका हूं। गेट 2002 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। आपको कन्वॉल्व करना है x ऑफ t प्लस 5 को डेल्टा t माइनस 7 के साथ। इसका कन्वॉल्यूशन की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये हमने पढ़ा था कि अगर डेल्टा फंक्शन के साथ हम कन्वॉल्व करते हैं, यानी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डेल्टा जहां एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे उसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं। यानी आपको करना क्या है, ये जो t माइनस 7 है इसे उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। मगर ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये डेल्टा t माइनस 7 था, ये एग्जैक्टली t इक्वल टू 7 पे लाई कर रहा था। तो इसकी वैल्यू आपकी कुछ हो जाएगी x ऑफ t माइनस 7, t की जगह t माइनस 7 रख दिया प्लस 5। तो ये हो गया आपका x ऑफ t माइनस 7 प्लस 5 दैट इज x ऑफ t माइनस 2 के बराबर। आपका आंसर तो यही खत्म हो चुका है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी के बराबर। मगर यहाँ बच्चे गलती करते हैं कई बार। क्या गलती करते हैं कि अगर डेल्टा फंक्शन हमारा स्केल्ड फंक्शन रहता है तो भी वो उसको एज इट इज उठा के वही पुट कर देते हैं। मतलब क्या, मतलब एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको कन्वॉल्यूट करने को दिया है x ऑफ t प्लस 5 कन्वॉल्यूशन विथ डेल्टा माइनस t माइनस 7। अगर आपको डेल्टा माइनस t माइनस 7 गिवन है तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा माइनस t माइनस 7 उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे और बोलेंगे आंसर हो जाएगा x ऑफ माइनस t माइनस 7 प्लस 5 दैट इज माइनस 2 के बराबर। जी नहीं, यह गलत तरीका है। देखिए जब भी ऐसा हो तो पहले सॉल्व कैसे करना है, डेल्टा का जो स्केलिंग वाला पार्ट है उसको आप बाहर ले आओ। तो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपको डेल्टा बीटी गिवन है, डेल्टा बीटी गिवन है यानी बी से वो स्केल्ड है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई मॉड बी डेल्टा ऑफ टी। यानी जो स्केलिंग फैक्टर है वो एरिया की तरह काम करता है और उसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड डिवाइड हो जाता है नीचे में। यानी ये जो डेल्टा माइनस टी माइनस 7 है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई मॉड ऑफ माइनस 1 डेल्टा टी। मैंने क्या किया, जो स्केल किया गया था उस स्केलिंग फैक्टर को नीचे में डिवाइड कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टी जो हमें चाहिए वो हमें नॉर्मल वाला चाहिए। तो माइनस 1 कॉमन लिया, सो 1 बाई टी प्लस 7। ये हो गया है आपका 1 बाई मॉड ऑफ माइनस 1 डेल्टा टी प्लस 7 दैट इज 1 बाई 1 विच विल बी इक्वल टू 1 ओनली, सो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा टी प्लस 7। यानी डेल्टा टी माइनस 7 आपका डेल्टा टी प्लस 7 होगा। और अब आपको इसके कन्वॉल्व करना है टी का स्केलिंग फैक्टर पे। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है टी का स्केलिंग एम्पलीट्यूड वो 1 के बराबर होनी चाहिए। तो आपका जो कन्वॉल्यूशन का रिजल्ट आएगा, अब t प्लस 7 वहां रख देंगे तो t प्लस 7 प्लस 5 दैट इज x ऑफ t प्लस 12 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है गेट 2004 में 1 मार्क्स का। जरा पढ़ते हैं क्या है। गिवन है द इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ n of a linear time invariant system is given by h of n is equal to u of n plus 3 plus u of n minus 2 times u of n minus 7 where u of n is the unit step sequence। un आपका यूनिट स्टेप है। आपको बताना है कि यह सिस्टम की स्टेबिलिटी और कॉजेलिटी के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो सिंपल सा इसको प्लॉट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ये un है, यानी आपको डिस्क्रीट टाइम डोमेन में बात किया जा रहा है, मगर प्लॉट में आसानी हो इसलिए मैं इसे कंटिन्यूअस की तरह प्लॉट कर रहा हूं। बट ये एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके इंटीग्रल वैल्यू पे। चलिए डिस्क्रीट की तरह ही प्लॉट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले है u ऑफ n+3। तो u ऑफ n+3 आपका कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? u ऑफ n+3 आपका -3 से स्टार्ट होगा, -3 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, देन -2 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, छोटा हो गया, 1 मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को u ऑफ n+3 प्लॉट करना है। तो u ऑफ n+3 कहाँ से स्टार्ट होगा? u ऑफ n+3 आपका -3 से स्टार्ट होगा, तो -3 से हमें स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। -3 पे इसकी वैल्यू 1, देन -2 पे इसकी वैल्यू 1, देन -1 पे इसकी वैल्यू 1, देन 0 पे इसकी वैल्यू 1, देन 1 पे इसकी वैल्यू 1। अब जैसे ही मैं 2 पे आऊँगा उसमें u ऑफ n-2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, तो 1 + 1 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू 2 पे। उस वैसे ही 3 पे इसकी वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, 4 पे भी इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 5 पे भी इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 6 पे भी इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और जैसे ही मैं 7 पे पहुंचूंगा -2 ऑफ un-7 यानी +2 - 2 0 के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, जो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, और यहाँ से आपको डिटरमाइन करना है कि यह इम्पल्स रिस्पॉन्स स्टेबल है, कॉजल है या नहीं है। तो ज़रा चेक करते हैं, क्या यह कॉजल है? जी नहीं, टाइम के निगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, यानी दिस इज़ नॉट कॉजल। कॉजलिटी वाला काम तो खत्म हो गया। एक बात तो पक्का है, ये नॉट कॉजल है, ऑप्शन ए और डी के बराबर। क्या यह स्टेबल है? जी हाँ, अगर मैं देखूँ तो ये कुछ फाइनाइट वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, -3 से 6 के बीच में। यह आपका इसको अगर इसके अंदर मैं अगर एरिया निकालूँ तो इनफाइनाइट नहीं आएगा, यह आपका फाइनाइट है, यानी यूनिट। यह जो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है यह आपका स्टेबल होगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द गिवन सिस्टम विल बी स्टेबल बट नॉट कॉजल। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे ईयर 2005 में 1 मार्क्स का पूछा गया है। इस बार आपको कर्व देख के बताना है, इस बार ग्राफ देख के बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ कॉजल सिस्टम? कॉजल सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? तो जैसा कि हम सीख चुके हैं कि कॉजल सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए आपका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ में लाई करेगा, नेगेटिव हाफ में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। यहाँ नेगेटिव हाफ में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं होगा। सिर्फ पॉजिटिव हाफ में है, हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में है, नहीं होगा। सिर्फ नेगेटिव में है, नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिर्फ बी में जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव हाफ में लाई कर रहा है, इसीलिए आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये 2008 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। सवाल है, द इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाई एच ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, दैट इज ई टू द पावर अल्फा टी यू ऑफ टी प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा टी, दैट इज ई टू द पावर बीटा टी यू ऑफ माइनस टी। यह आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच ऑफ टी के बराबर, ठीक है। Where u of t denotes the unit step function and alpha and beta are real constant. The system is stable if. अब आपसे यह पूछा गया है कि यह सिस्टम आपका स्टेबल होगा। कब यह सिस्टम स्टेबल होगा यह आपको बताना है। तो बेसिकली स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए? स्टेबल होने के लिए यह जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इसके अंदर का एरिया फाइनाइट आना चाहिए। अब e टू द पावर अल्फा टी यू टी जो है यह सिर्फ पॉजिटिव हाफ में एग्जिस्ट करेगा। पॉजिटिव हाफ में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और हम चाहते हैं उसके अंदर का एरिया जो हो वो फाइनाइट हो, यानी कुछ इस तरीके का होना चाहिए, तभी तो उसके अंदर का एरिया फाइनाइट होगा। सिमिलरली ई टू द पावर बीटा टी यू ऑफ माइनस टी सिर्फ नेगेटिव हाफ पे एग्जिस्ट करेगा यू ऑफ माइनस टी के चलते। तो हम चाहते हैं नेगेटिव हाफ में भी उसका एरिया फाइनाइट हो,
और वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, यानी कुछ इस तरीके का होना चाहिए हमारा कर्व। तो हमारा कर्व माइनस इन्फिनिटी से 0 तक इंक्रीज होना चाहिए और 0 से इन्फिनिटी तक डिक्रीज होना चाहिए। यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 में वो e टू द पावर बीटा टी के चलते आ रहा है और वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, यानी पक्की बात है बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सिमिलरली 0 से इन्फिनिटी में वो इसके चलते आ रहा है और वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, यानी पक्की बात है अल्फा की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। तभी तो इसके अंदर का एरिया फाइनाइट होगा, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तब। यानी द करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फा शुड बी नेगेटिव एंड बीटा शुड बी पॉजिटिव। अल्फा इज नेगेटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। तो इस लेक्चर में मैंने टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो आपसे गेट में पूछे गए थे। अगले लेक्चर में मैं 9 और क्वेश्चन, क्योंकि इस टॉपिक से टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगले लेक्चर में मैं 9 और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो आपसे गेट में पूछे गए हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे।